मेरा नाम शांति है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 7 बहनें थे और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरे पिताजी एक मामूली से किसान थे और इस महंगाई के दौर में उनके लिए अपनी 7 बेटियों का खर्च करना बहुत मुश्किल था। हमारा कोई भी भाई नहीं था जो मेरे पिता का सहारा बन सकता। मेरे पिताजी ने कभी भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा था। वो हम सब से बहुत प्यार किया करते थे, मगर हम में से किसी एक को भी पढ़ा नहीं सके थे। मेरी छोटी 2 बहनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिताजी चाहकर भी उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सके थे। मेरी माँ बीमार रहती थी। उन्हें टीबी की बीमारी थी। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन मेरी माँ को अच्छे इलाज की ज़रूरत थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी बेटियां भी उनका कोई सहारा नहीं बन पा रही थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को किसी भी तरह की नौकरी करने नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको तो 4 दीवारी में रखने को कहा जाता था। जो लड़की कभी नौकरी कर भी लेती थी तो उसके माता पिता को बातें सुनने को मिलती थी। उसके पिता को सारे गांव के बीच गांव वालों के सामने भरी पंचायत में जलील किया जाता था कि तुम अपनी बेटियों के खर्चे पूरे नहीं करते, तभी तो तुम्हारी बेटियां नौकरी करने पर उतर आई है। एक पिता अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटियों को लेकर कोई उसकी बेइज्जती करे। मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि भरे गांव के बीच उनकी बेइज्जती हो। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। मैं सबसे बड़ी थी। घर के सारे कामकाज मैं ही करती थी और मैं अपनी बाकी बहनों में समझदार भी ज्यादा थी। इसलिए मुझे अपने माता पिता और घर के हालात की बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। हम 3 बहनें जवान थीं। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी। गांव के लोग मेरे माता पिता पर मेरी शादी का दबाव बनाने लगे थे। उनसे कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र अब 27 साल हो चुकी है, तुम लोग अपनी बेटी की शादी कब करोगे। अब उनको कौन बताता कि शादियां फ्री में तो नहीं होती, और लोग भी इतने अच्छे नहीं होते कि सिर्फ अपने बेटों के लिए दूसरे की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएं। आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें दहेज भी ज्यादा मिले और उनकी बहू जेवरात भी ज्यादा लेकर आए। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन जो भी रिश्ता आता था वो लोग पहले लेन देन की ही बात किया करते थे। इस बात पर मेरे माता पिता खामोश हो जाते थे, क्योंकि लेन देन के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके लिए उनकी कुल पूंजी उनकी बेटियां ही थीं। कभी कभी मुझे अफसोस होता था। मैं सोचती थी कि काश मैं लड़का होती तो आज अपने पिता का सहारा बनकर उनके बोझ को मैंने बांट लिया होता, मगर मैं तो एक लड़की हूँ और हमारे गांव में लड़कियों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या करूं, जिससे मेरे घर के हालात भी बेहतर हो सकें और उनकी परेशानियां भी कुछ कम हो जाएं। मैंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की थी कि मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं कहीं पर नौकरी करना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे गाँव में ना सही, लेकिन शहर में नौकरी करने के लिए भेज सकते हो। मैं वहाँ जाकर किसी अस्पताल में या किसी बड़े बंगले में नौकरानी बन के नौकरानी का काम कर लूंगी। इससे हमारे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। गांव वालों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। बस इतना कह देना कि मैं अपने किसी शहर के रिश्तेदार के यहाँ रोज आना जाना करती हूँ। गांव वालों को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी और घर के हालात में भी सुधार आ जाएगा। पिताजी, आखिर कब तक हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करेंगे। हम 9 लोगों का परिवार है और अकेले पिताजी के लिए 9 लोगों के परिवार को चलाना बहुत मुश्किल काम है। मेरी बात मेरे माता पिता ने बहुत तसल्ली से सुनी थी। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि उनको किसी दूसरी कमाई का सहारा मिल जाए, मगर जो सब मैंने उन्हें बताया था ऐसा होना इम्पॉसिबल था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटी, तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर जो अपने पिता की इतनी फिक्र करती है, मगर कोई भी बात हमेशा छुपी नहीं रह सकती। कभी ना कभी तो गांव वालों को ये बात पता ही चल जाएगी कि तुम शहर में नौकरी करने के लिए जा रही हो, और तुम जानती हो कि बेटियां जब नौकरी करने निकल जाती हैं तो हमारे गांव में उनके माता पिता को किस तरह से जलील किया जाता है। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, मगर गांव वालों के सामने अपनी और अपनी बेटियों की बेइज्जती नहीं करवा सकता। मैं तो बस जल्द से जल्द एक एक करके तुम सब बहनों की शादी कर देना चाहता हूँ। यही मेरा फर्ज है और यही मेरी जिम्मेदारी भी है और यही मेरा कर्तव्य है। मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं। मैं अपनी बेटियों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जैसी भी मुश्किल है, जितनी भी मुश्किल है, वह मैं खुद ही देख लूंगा। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने इस दुनिया में हमें भेजा है तो वो इस सब का हल भी जरूर निकालेगा।
अपने पिताजी की बात पर तो मैं भी खामोश हो गई थी। मैं कभी भी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं गई थी। हम सातों बहनों में से किसी ने भी अपने माता पिता के साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। हम बहनें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानते थे और सब बहनें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। माँ को तो घर में कोई काम भी नहीं करने देते थे। घर के सारे काम हम बहनें ही मिलकर कर लिया करते थे। जैसे ही पिताजी घर आते तो हम उनको खाना दिया करते और उनकी सेवा में लग जाते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे पिताजी बहुत थके हुए आए हैं। अपनी बेटियों की सेवा पाने के बाद मेरे पिताजी बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि जितनी अच्छी उनकी बेटियां हैं, शायद उनका बेटा होता तो वो भी उनकी बेटियों की बराबरी नहीं कर पाता। मेरे पिताजी कहते थे कि मेरी बेटियां मेरी सारी थकान दूर कर देती हैं, मेरी इतनी सेवा करती हैं कि मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं घर थक हार कर आया हूँ। हम बहनें बहुत खुश होते थे जब पिताजी हमारी तारीफ किया करते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। भगवान से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हम हमेशा यही सोचते थे कि भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो वो हमारे लिए अन्न का इंतजाम भी कहीं ना कहीं से कर ही देता है। मेरे माता पिता काफी दिनों से मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे, मगर हर बार रिश्ता लेन देन की बात पर आकर ही खत्म हो जाता था। आज भी कुछ दिन पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आया था, जो कि मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा था। मेरे पिताजी के दोस्त तो काफी समय पहले ही मर चुके थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा तो शहर में नौकरी करता था और उसने शहर में ही शादी कर ली थी। अपनी फैमिली के साथ वो शहर में ही रहता था, जबकि छोटा बेटा अपने माता पिता के घर में गांव में ही रहता था। वो अकेला ही रहता था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। भाई के शहर जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। उसके घर में हर चीज मौजूद थी, सिर्फ उसे शादी करने के लिए किसी अच्छी और संस्कारी लड़की की जरूरत थी। मेरे पिताजी को जब उसके बारे में पता चला तो मेरे पिताजी को मेरे लिए उसका रिश्ता ठीक लगा था, क्योंकि वो अकेला था और ना ही उसे दान दहेज की परवाह थी। उसे तो सिर्फ लड़की से ही मतलब था। वो किसी तरह अपना घर बसाना चाहता था। उसने पिताजी से अपने बारे में बात की थी। वो मेरे पिताजी को हमेशा मौसा जी कहकर पुकारता था। उसने कहा था कि मौसा जी, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की ही चाहिए। उसका अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए वो मेरे पिताजी को ही अपना सब कुछ मानता था। देखने में बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा था और सुना था कि उसकी नौकरी किसी कंपनी में लग गई है और वो शहर में ही जाकर नौकरी करता है। उसके पास अपनी गाड़ी है। सुबह को जब घर से निकलता है तो शाम को 5 बजे ही नौकरी से घर वापस आता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। उसके अंदर कोई गलत क्वालिटी भी नहीं थी, क्योंकि वो मोहल्ले के गलत लड़कों के साथ उठता बैठता नहीं था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। हमारे गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। मेरे पिताजी भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते थे, इसलिए उनको उसके लिए मेरा ख्याल आया। वो मेरी ही उम्र का था। पिताजी ने घर में माँ से इस बारे में बात की तो माँ को भी ये रिश्ता पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि आप इस रिश्ते में देर मत करो, जल्दी ही हमारी बेटी की शादी कर दो। लड़का अच्छा भी है और उसे हमसे हमेशा ही दया रही है। वो कभी भी हमसे दान दहेज की डिमांड नहीं करेगा और हमारी बेटी वहाँ पर सुखी रहेगी। मुझे भी इस बारे में पता चल चुका था कि मेरे रिश्ते की बात मोहित के साथ चल रही है। मुझे मोहित से शादी करने पर कोई एतराज नहीं था। मैं उसे जानती थी। बचपन में वो कभी कभी अपने माता पिता के साथ हमारे घर पर आ जाता था, लेकिन फिर जब उसने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया तो उसने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। मेरे पिताजी ने जब अपने दोस्त के बेटे मोहित से मेरे बारे में बात की तो वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था और उसने जल्दी ही शादी करने के लिए कहा था। इस तरह मैं विदा होकर मोहित के घर आ गई थी। मेरी शादी सिंपल तरीके से हुई थी। अपने माता पिता का घर छोड़ने पर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख भी हुआ था और फिर ये भी खुशी हुई थी कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता के ऊपर बिना बोझ डाले ही घर से विदा हो गई हूँ, इस तरह मेरी बाकी बहनें भी अपने अपने घर की हो जाएं। मोहित ने मुझे खाली हाथ ही एक्सेप्ट कर लिया था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। शादी के बाद मेरी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगा था। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर एक दिन अचानक मेरे पति ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने बताया कि वो जहाँ पर नौकरी करता है उस कंपनी में उस पर रिश्वत का इल्जाम लगाया गया है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो नौकरी पर नहीं जाएगा। मेरा पति जितना भी कमाता था मैं उससे घर में गुजारा कर लिया करती थी,
लेकिन मेरे पति की नौकरी चले जाने से मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। पहले वो जो पैसे लेकर आता था, मैं उससे घर में राशन भरती थी और खाना बना लिया करती थी। घर की सारी ज़रूरतें उसके लाए हुए पैसों से पूरी हो जाती थी। मगर जब से उसने नौकरी छोड़ी थी, धीरे धीरे मेरे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे और घर का राशन भी ख़त्म होने लगा था। हमारे घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे थे। इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। फिर मेरे पति को किसी ने बैंक से लोन लेने के बारे में बताया था। ये होम लोन था जो मेरे पति को बैंक से मकान के कागज़ गिरवी रखने पर मिलना था। मगर मेरे पति ने बताया था कि वो जिस बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं वहीं पर उनका एक दोस्त बैंक में काम करता है। उसे सिर्फ मकान के पेपर्स चाहिए थे, ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी गारंटर की ज़रूरत होगी। और मेरे पति के लिए होम लोन पर ब्याज भी बहुत कम होगा। बस उसका कहना था कि जिस ज़रूरत के लिए तुम्हें पैसे लेने होंगे उसी ज़रूरत को पूरा होने के बाद तुम्हें पैसे वापस भी करने पड़ेंगे और लोन की ईएमआई भी हर महीने टाइम पर भरनी होगी। मेरे पति ने भी अपने दोस्त से कांटेक्ट किया और मकान के कागज़ उसे देकर उससे होम लोन करवा लिया। हमारे घर के हालात इन पैसों से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे। मेरा पति दिन रात नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम की वजह से उसकी पहचान इतनी ख़राब हो चुकी थी कि गांव वालों को भी उसके नौकरी पर ना जाने की वजह पता चल गई थी और कोई उसे गांव तक में काम देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा पति काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसी वजह से वो शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन अब कहीं से भी नौकरी की कोई जुगाड़ नहीं बन पा रही थी। ऐसे में मेरे पति ने लोन लिया था, वो भी लगभग 4-5 महीने के अंदर ही ख़त्म हो चुका था। मेरा पति फिर से परेशान रहने लगा और घर के हालात फिर से पहले की तरह हो गए थे। मेरे पति को भी अभी तक कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली थी। मेरे पति ने दोबारा अपने उसी दोस्त से बात की जिसने अपनी ही बैंक में उसका होम लोन करवाया था। मेरे पति ने जो होम लोन लिया था उसके पैसे मेरे पति को पूरे 1.5 साल तक देने थे, मगर अभी तो सिर्फ 4 महीने ही गुजरे थे और मेरे पति ने उसकी मुश्किल से 2 ईएमआई ही भरी थी। अभी तक तो बैंक की तरफ से पैसे देने के लिए कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था, लेकिन फिर जब मेरे पति ने 1-2 महीने बाद दोबारा से लोन लेने के लिए तो फिर से उनके दोस्त ने उसे लोन दिलवा दिया और उस लोन की रकम भी इस 1.5 साल के टाइम में डाल दी गई, जिसे मेरे पति को 1.5 साल के अंदर अंदर ही वापस करना था। अब मेरे पति का कर्जा और ज़्यादा बढ़ गया था और वो परेशान रहने लगा था। इस दौरान जब मैं अपने मायके जाती थी तो मैंने भी अपने घर वालों को ये नहीं बताया था कि मेरे पति ने होम लोन लिया हुआ है। उनको सिर्फ इतना पता था कि मेरे पति की नौकरी नहीं है। मेरी माँ मुझे परेशान देखती थी तो मुझे तसल्ली देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। कर्ज की रकम की वजह से फ़िलहाल हमारा घर तो चलने लगा था, मुश्किल से ही सही मगर गुजर बसर हो रहा था। इस बार मेरे पति ने 3 लाख रुपए का लोन लिया था और इससे पहले वो 4 लाख का लोन ले चुका था और इसी वजह से हमने बहुत सोच समझकर इन पैसों का इस्तेमाल किया था और लगभग 4 महीने तक हमने इन 3 लाख रुपए से ही गुजारा किया था। लेकिन फिर पूरे 4 महीने बाद वो 3 लाख भी ख़त्म हो चुके थे। मेरे पति को भी अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी, जबकि अब तो कर्ज लेने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मेरे पति के पास जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो ईएमआई भरना बंद कर दिया करते थे और अब उस रकम पर ब्याज भी लगना शुरू हो गया था। इसलिए मेरे पति के दोस्त का भरोसा मेरे पति से उठ चुका था। वो इससे आगे उसको लोन नहीं दिलवा सकते थे। मेरा पति दिन ब दिन बहुत परेशान रहने लगा। उसने किसी अच्छी नौकरी के बजाय थोड़ी सी सब्जियां खरीदकर ठेले पर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम घर का थोड़ा बहुत ही सही मगर गुजारा तो हो सके। देखते ही देखते 1.5 साल गुजर चुका था। मेरा पति छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाता था और मुश्किल से हम 2 वक्त का खाना खाते थे। इसी दौरान मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अब घर के खर्चे और ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि पहले हम 2 पति पत्नी थे, लेकिन अब एक छोटी सी जान भी आ चुकी थी। मेरा पति बेटी की वजह से दिन रात मेहनत करने लगा। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। इस सब के दौरान वो लोन के बारे में तो बिल्कुल ही भूल चुका था। एक दिन अचानक से बैंक के कुछ लोग हमारे घर आ गए। 4-5 अनजान मर्दों को एक साथ अपने घर में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं इन लोगों को नहीं जानती थी। इनमें से एक मेरे पति का दोस्त भी था जिसने उनको लोन दिलवाया था। मैंने उसको भी कभी नहीं देखा था। मैंने अपने पति के थ्रू उसके दोस्त के बारे में सिर्फ सुना था कि ये उसका वही दोस्त है जिसने उसको लोन दिलवाया था।
उस समय मेरा पति घर पर मौजूद नहीं था। वो घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले वो घर के अंदर कदम रखता, मेरा पति अचानक ही आ गया। मैंने सुकून की सांस ली और फौरन ही अपनी बेटी को लेकर कमरे के अंदर चली गई। मेरे पति ने जैसे ही अपने दोस्त और उसके साथ खड़े हुए बैंक के 3-4 आदमियों को देखा तो वो डर गया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बैंक की EMI टाइम पर जमा ना करने पर बैंक के लोग पुलिस को बाद में भेजते हैं। पहले 2-3 बंदे डराने धमकाने और मारने पीटने के लिए भेज देते हैं। ये बात तो सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि बैंक से लोन लेना कोई आसान बात नहीं होती, और वैसे भी मेरे पति ने बैंक से लोन अपने मकान के कागज गिरवी रख कर लिया था। ये लोग किसी भी तरह हमसे हमारा ये घर छीन सकते थे। इस घर के अलावा मेरे पति के पास और था ही क्या। अगर उन्हें उनके पैसे सही टाइम पर दे दिए जाएं तो हमारा घर बच सकता था और ना ही वो लोग हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उन्हें पैसे सही टाइम पर नहीं दिए गए तो वो लोग हमसे हमारा घर तो छीन ही लेंगे, बल्कि पूरे गांव में हमारी बेइज्जती भी हो जाएगी। मेरे पति के दोस्त ने EMI भरने के लिए कहा तो मेरे पति ने मुश्किल से ही सही मगर उसे साफ साफ बता दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और पहले से ही उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मेरे पति ने अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो उस पर दया करे, क्योंकि अब उसके पास एक छोटी सी बेटी भी है और महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बैंक के लोगों को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ लोन के पैसों से मतलब था। मेरे पति का दोस्त उन्हें 2 महीने का टाइम और दे गया था और उसने कहा कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर खाली करवा लिया जाएगा और तुम्हारे सामान को भी घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरे पति के दोस्त ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर बैंक से लोन दिलवाया था कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, बैंक की EMI ईमानदारी से भरते रहोगे। यही वजह थी कि मैं तुम्हारा गारंटर बन गया था। मैंने बैंक वालों से तुम्हारे बारे में बात की थी, मगर तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अब मैं आगे तुम्हें और समय नहीं दे सकता। सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है। तुम्हें जो भी करना है वो इस टाइम पर ही करना है। ये कहकर वो लोग हमारे घर से जा चुके थे, मगर मेरा पति एक नई मुसीबत में फंस चुका था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज पड़ी है जिसे बेचकर थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो सके। मैंने अपने पति को बताया, मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज तो नहीं है, मगर एक छोटी सी नाक की नथ है जो मुश्किल से 7-8 हजार की होगी। ये नथ मुझे मेरे बचपन में मेरी नानी जी ने तोहफे में दी थी। उस समय सोने की ज्यादा कीमत नहीं होती थी। इस बढ़ती हुई महंगाई में सोने की कीमत भी ज्यादा है, इसीलिए ये इस समय 7-8 हजार की हो सकती है। लेकिन 7-8 हजार से तो कुछ भी नहीं हो सकता था, जबकि मेरे पति के ऊपर बैंक का लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज था। वो कुछ EMI जमा कर चुका था, जिसकी वजह से वो 1-1.5 लाख रुपया बैंक को दे चुका था। मेरे पति ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। वो ये कहकर घर से निकल गया और मैं सारा दिन उसका इंतजार करती रही। मेरी बेटी भी भूख से रो रही थी। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सारा दिन मैं घर में अकेली रही। रात को भी जब मेरा पति घर वापस नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे पति को कभी भी घर आने में इतना लेट नहीं हुआ था। सारी रात मेरी अपने पति के इंतजार में गुजर गई थी, लेकिन अगले दिन भी मेरा पति घर पर नहीं आया और यही सिलसिला लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहा। इस बीच मैं और मेरी बेटी भूख से बहुत तड़प रहे थे। मैं अपने मायके चली गई थी। मैंने अपने घर जाने के बाद अपने मायके में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो जाते। पैसे की परेशानी तो मेरे मायके में भी बहुत थी, लेकिन मुझे शादी के बाद खुश देखकर मेरे माता पिता और मेरी बहनें भी हमेशा खुश रहती थी। मैं उनकी इस खुशी को बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए कभी भी मैंने उनको अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे अपने मायके में रहते हुए भी कई दिन गुजर गए थे। मेरी माँ और पिताजी बार बार मुझसे मेरे पति के बारे में पूछ रहे थे कि वो अभी तक तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आया। मैं अपने घर वालों को यही बताया करती थी कि वो काम में थोड़ा बिजी है और शहर गया हुआ है, इसीलिए नहीं आ सका। मगर उसने कहा है कि 2 दिन बाद वो घर वापस आ जाएगा। मैं 2 दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी। जब मेरा पति 2 दिन के बाद भी मुझे लेने के लिए नहीं आया तो मैं खामोशी से अपने मायके से अपने घर चली आई थी। मेरे घर आने के भी लगभग 3-4 दिन बाद मेरा पति घर वापस आया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ी और उससे पूछने लगी कि वो इतने दिनों से कहाँ पर था।
तो वो मेरी बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए गया था। हर जगह नौकरी तलाश की, ना तो मुझे कहीं पर नौकरी मिली और ना ही पैसों का इंतजाम हो पाया है। 2 महीने पूरे होने वाले थे। मेरा पति और मैं बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरा पति कह रहा था कि मैं अब क्या करूं, 2 महीने भी पूरे होने वाले हैं। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो बैंक वाले हमारा घर खाली करवा लेंगे। ये घर मेरे पति के माता पिता की आखिरी निशानी था। उसके पिता ने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया था। वो इस घर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो बहुत परेशान हो रहा था और बैंक के लोगों से डर भी रहा था। मुझे अपने पति की हालत पर तरस आने लगा, लेकिन मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो खुद गरीब माता पिता की बेटी थी। मेरे माता पिता के पास तो खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं थे और ऊपर से अभी उनके सर पर 6 बेटियों का भी साथ था। भला मैं उनसे कैसे पैसे मांग सकती थी? मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जिससे मैं पैसों की डिमांड कर देती और वो फौरन ही मुझे पैसे निकाल कर दे देते। मैंने अपने पति को तसल्ली दी और उसे समझाया कि भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें इस मुसीबत से जरूर निकाल देगा और तुम्हारा घर भी कभी बैंक वालों के हवाले नहीं होगा। देखते ही देखते 2 महीने भी पूरे हो चुके थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे पति को पैसे वापस करने थे। मेरे पति के पास पैसे तो थे नहीं, इस वजह से उसका बैंक वाला दोस्त बैंक के कुछ लोगों को और पुलिस वालों को अपने साथ लेकर घर खाली करवाने के लिए आ गया था। उसने अचानक से हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया। मैं और मेरी छोटी सी बेटी, हम दोनों ही बुरी तरह से डर चुके थे, जबकि मेरा पति भी डरा हुआ था। बैंक के लोग अंदर आए और आते ही पुलिस वालों ने मेरे पति का गिरेबान पकड़ लिया और उससे पैसों की डिमांड करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो खामोशी से इस घर को खाली कर दो। मैं अपने पति को बचाने के लिए आगे आई तो मेरे पति ने मुझे हाथ के इशारे से मेरी जगह पर ही रोक दिया था। मेरी बेटी तो कमरे के अंदर मौजूद थी। पुलिस वाले ने मेरे पति का कॉलर छोड़ दिया। मेरे पति ने उसे तसल्ली से बैठकर बात करने के लिए कहा था। मेरा पति सारे लोगों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया था और उसने मुझे कमरे के अंदर जाने का इशारा किया था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए कमरे के अंदर अपनी बेटी के पास आकर बैठ गई। मन ही मन में भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मेरे पति के साथ किसी तरह का गलत बिहेव न करें। उन लोगों को आपस में बातें करते हुए लगभग आधा घंटा हो गया था। जब अचानक सब लोग कमरे से बाहर आए तो मैं भी उन लोगों की बातें करने की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। मैंने देखा कि सारे ही लोग बहुत शांत लग रहे थे। मेरा पति भी मुझे कुछ तसल्लीमंद लगा। वो लोग हमारे घर से बिना कोई शोर शराबा किए जाने लगे थे। मैं यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि वो लोग बहुत गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुए थे और इस तरह उन लोगों को घर से शांत निकलते हुए देखकर मेरा हैरान होना तो बनता था। मेरा पति घर का दरवाजा बंद करके जैसे ही कमरे में आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम लोगों के बीच क्या बात हुई है, तुमने उनसे क्या बात की है जो वो लोग इतने शांत तरीके से यहाँ से चले गए। मेरा पति कहने लगा कि मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत और मांगी है, मैं उनको 2 दिन बाद पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, उन लोगों ने तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया था, तब तुमसे पैसे नहीं दिए गए तो फिर अब 2 दिन में पैसों का इंतजाम तुम कहाँ से करोगे? मेरा पति कहने लगा, वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से भरोसा दिलाया है कि वो मेरी बात का यकीन करें। मैं उनको 2 दिन बाद पैसे पक्का वापस लौटा दूंगा। दरअसल मेरे शहर में भैया रहते हैं। मैं कल शहर जाऊंगा और अपने भैया से पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। मैंने अपने पति से कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं किया? मेरा पति कहने लगा, मेरे भैया अपने परिवार के साथ बिजी रहते हैं। मैं उनसे मदद मांगना तो नहीं चाहता था, मगर अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है, इसलिए मुझे उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। मैंने अपने पति से कहा, तो ठीक है, तुम कल शहर चले जाना और लोन के सारे पैसे बैंक वालों को वापस कर देना। मेरे पति ने हाँ करते हुए सर हिला दिया था। मैं अपनी बेटी को कमरे में सुला रही थी, तभी मेरा पति अपने हाथ में चाय के 2 कप लेकर आया। हम दोनों इतने ज्यादा परेशान थे कि हमने खाना भी नहीं खाया था। चाय का 1 कप मेरे पति ने मेरे हाथ में पीने के लिए दे दिया। मैंने अपने पति से कहा कि आपको चाय बनाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बता देते, मैं चाय बना लाती। मेरा पति कहने लगा कि नहीं नहीं, आज तुम बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरी तरह तुम्हें भी भूख लग रही होगी। खाने को तो पैसे नहीं हैं, मगर चाय पीकर ही गुजारा कर लो। मेरा पति ये बात कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था।
मैंने अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा पति कहने लगा, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मेरे साथ हो और तुमने मुझे बहुत तसल्ली दी है। मेरे पति ने फिर मुझे चाय पीने के लिए कहा। मेरी बेटी तो सो चुकी थी। चाय पीने के बाद मुझे भी अचानक तेज की नींद आने लगी थी। मेरा दिमाग चारों तरफ चकराने लगा था। बस मन कर रहा था कि मैं आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाऊं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। हम दोनों पति पत्नी रात के 11 बजे तक ही सोते थे, लेकिन आज ना जाने क्यों मुझे रात के 9 बजे ही इतनी गहरी नींद आ रही थी कि मैं चाय का कप रखते ही बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। लेकिन अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं किसी और के घर में मौजूद थी। ये कालीशान कमरा था और यहाँ पर जरूरत का हर सामान मौजूद था। ये कमरा किसी अमीर इंसान का कमरा लग रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं इस कमरे को देखकर घबराने लगी थी और इधर उधर नजर दौड़ाकर इस कमरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं कल रात अपने कमरे में सोई थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे और क्यों आ गई थी? ये किसका घर है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कमरे के अंदर एक आदमी आया था। इस आदमी को देखकर मैं घबरा गई थी। मेरा कभी भी किसी अनजान मर्द के साथ अकेले कमरे में सामना नहीं हुआ था। मैंने इस आदमी से घबराते हुए कहा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? यह आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। मैं इससे डर रही थी और इसे खुद से दूर कर रही थी, मगर इस आदमी ने मेरी एक न सुनी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। मेरे होश उड़ गए थे कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और क्या यहाँ पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। जब इस आदमी ने अपनी हवस मेरे साथ पूरी कर ली तो मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इस आदमी से सवाल किया कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तो वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे पति का बड़ा भाई हूँ और तुम अपने गांव में नहीं बल्कि शहर में हो। यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था कि अगर ये मेरे पति का भाई है तो फिर मेरा पति कहाँ है? मैंने उससे सवाल किया तो वो कहने लगा कि तुम्हारा पति ही तो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया है। उसकी बात सुनकर अचानक मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा पति मुझे यहाँ कैसे छोड़कर जा सकता है? बल्कि रात को तो मैं अपने घर पर सोई थी। मेरे सवालों पर तो वो बार बार शैतानी हंसी हंस रहा था। फिर मुझे उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। उसने बताया कि तुम मेरे छोटे भाई की बात कर रही हो, जो एक नंबर का निकम्मा और हरामखोर इंसान है। मेरा भाई कोई नौकरी वोकरी नहीं करता। कुछ सालों पहले मैं गांव में अपना घर और छोटे भाई को गांव में ही छोड़कर यहाँ शहर में नौकरी करने के लिए आ गया था। दरअसल मैं लड़कियों को खरीदने और बेचने का व्यापार करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं माल को खुद चेक करता हूँ। तुम्हारे पति को मैंने ऑफर दिया था कि अगर वो अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर देगा तो मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारे पति पर कर्जा बहुत बढ़ गया है। उसने मुझे कल फोन करके बताया था कि उसे किसी भी तरह से अपना घर छुड़वाना है और वो कर्ज में बुरी तरह से डूब गया है। इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम्हारा पति शुरू से ही हरामखोर रहा है। उसने कभी मेहनत मजदूरी करने की कोशिश भी नहीं की। अकेला रहा है, इसलिए मेरे पैसे पर पला बड़ा है। मैंने उससे कहा था कि अगर घर पर कर्ज कर ही लिया है तो फिर घर को बेच दो, लेकिन वो घर को नहीं बेच सकता था, क्योंकि अगर घर बिक जाता तो फिर वो कहाँ रहता। मैंने तो उसे शहर में अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया था। सुना था कि अभी 2 साल पहले वो कहीं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहां पर रिश्वत के केस में फंस गया था। मेरे पास आना चाहता था, मगर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था कि मेरे पास हरामखोर इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। इतना ही बहुत है कि मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ। फिर तुम्हारे पति ने मुझे बताया कि उसने शादी कर ली है और उसके पास एक बेटी भी है और वो तुम दोनों की खातिर इस घर को नहीं बेच सकता। मैंने अपने छोटे भाई से कह दिया था कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम 24 घंटे के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो और इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा और तुम काफी समय तक इन पैसों को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो मेरी बात सुनकर गुस्सा तो हुआ था, मगर वो शुरू से ही खुददार इंसान नहीं है।
जज्बात में बह गया था, इसलिए मुझ पर गुस्सा करने लगा। फिर उसे समझ आया कि अपनी पत्नी को मेरे हाथ 24 घंटे के लिए बेचने पर उसको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। वो डर रहा था कि अगर इस बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा और वो तुम्हें यहाँ तक कैसे लाएगा। फिर मैंने उसे पूरा प्लान समझाया। कल रात तुम्हारे पति ने तुम्हें चाय में नींद की दवाई मिलाकर दी थी। जब तुम बेहोश हो गई तो वो तुम्हें मेरे पास ले आया था। वो रात के लगभग 3 बजे मेरे पास आया था। उसके बाद मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मुझसे अब भी रहा नहीं गया। मुझे तो तुम्हें देख देख कर अफसोस हो रहा है और हंसी भी आ रही है। मेरा भाई तो एक नंबर का निकम्मा और बेवकूफ है, लेकिन तुम तो मुझे समझदार लगती हो। तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो? मेरा भाई कोई काम धंधा नहीं करता। मुश्किल से उसे नौकरी भी मिल गई थी, तो वो भी उसके हाथ से निकल गई। इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए उसने शादी के बाद अपने घर को गिरवी डाल दिया और इस तरह से तुम्हारा और अपना पेट भरकर वो इंसान जवान होते हुए भी मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता। उसे तुम जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसने तुम्हें इम्प्रेस किया, अपने दुखड़े सुनाए। मगर जैसा मेरा भाई दिखता है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो समझदार हो, तुम तो इस बात का अंदाजा लगा सकती हो कि जिस इंसान ने 1.5 साल तक लोन के पैसों से तुम्हारा और अपना पेट भरा, उस इंसान के साथ सारी जिंदगी तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है। तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी कि इतने लंबे समय तक उसे नौकरी क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसने नौकरी की कभी तलाश ही नहीं की। वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा और तुम बनती रही, और आज देखो हालात ऐसे आ गए हैं कि उसने अपनी ही पत्नी को अपने बड़े भाई के हाथ बेच दिया। मैंने तुम्हारे पति को तुम्हारी कीमत के 10 लाख रुपए दिए हैं। आज उसे पैसों की जरूरत है, वो तुम्हें मेरे पास बेच चुका है, तो आगे भी वो ऐसा कर सकता है। मैं तो अपने भाई को समझा समझाकर थक गया था। मैं भले ही जिस्म फरोशी का काम करता हूँ, मगर इसमें भी मेहनत लगती है, जो कि मेरे भाई से कभी नहीं होगी। तुम सारी जिंदगी अपने पति के साथ इसी तरह से बेइज्जत होती रहोगी। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तुम्हारा पति तो मेहनत जैसे शब्दों से कई कोसों दूर है। इस आदमी की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अपने पति जैसे घटिया इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी। इसमें इस आदमी की भी कोई गलती नहीं थी, ये तो इसका काम था। लेकिन ये मेरे पति को सोचना चाहिए था कि उसे अपनी पत्नी के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। मैंने इस आदमी के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि प्लीज अब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना और मुझे जाने दो। मैं इसके आगे जब ज्यादा गिड़गिड़ाई तो उसने मुझे कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मुझसे एक वादा लिया था कि मैं गाँव जाने के बाद इस आदमी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने इसका वादा एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं अब अपनी इज्जत को और ज्यादा अपने घटिया पति के लिए रुस्वा नहीं कर सकती थी। मेरे पति के भाई ने मुझे ड्राइवर के साथ घर छुड़वा दिया था। वो मेरे पति को पैसे तो पहले ही दे चुका था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। मैं इस इंसान के साथ आगे जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैंने उससे घर पहुंचते ही सवाल किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हुए? मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुम जैसे निकम्मे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज तुमने मुझे बेच दिया है, कल को मेरी बेटी को भी बेच सकते हो। तुम्हारा क्या भरोसा? मगर वो मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मैं सीधा अपने मायके आ गई थी। अपने मायके आने के बाद मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। मुझे लगा कि मेरे माता पिता को मेरा ये फैसला गलत भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया था। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा था। मेरे पिता ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम उस घटिया इंसान का घर छोड़कर आ गई हो। तुम्हें अब उसके घर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगी और तुम्हारी बेटी भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे उस दिन अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया था। अफसोस हो रहा था कि बेटियों की किस्मत ही आखिर कैसी होती है। पिता के घर में तो परेशानियां झेलती ही हैं और अपनी ससुराल में जाकर डबल परेशानियां झेलती हैं। तब भी अपने आप को मजबूत बनाकर रखना पड़ता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की शादी हमेशा खानदानी लोगों में करें। जल्दबाजी में ये न देखें कि अकेला लड़का है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अकेले घर में बेटी खुश रहेगी, राज करेगी। लड़की का फैमिली बैकग्राउंड जरूर निकालें और उसकी जांच पड़ताल करें कि आखिर वो क्या करता है, कितना कमाता है, आपकी बेटी के लिए ठीक है भी या नहीं। अगर आपकी बेटी को खुश रखने की उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, तब आप लोग अपनी बेटी की शादी करें
और अगर आप लोगों की सिचुएशन मेरे पेरेंट्स की जैसी है तो कभी भी अपनी बेटियों की शादी ना करें। मैं तो गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता के पास दान दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मोहित पर भरोसा करके मेरी शादी उसके साथ करवा दी थी। लेकिन आप लोग गरीबी का रोना रोकर अपनी बेटियों को किसी के भी हवाले ना करें। इससे अच्छा तो यह है कि आप लोग अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने रखें। वो मुझ जैसे जुल्म का शिकार होने से बच जाएंगी। मैंने अपने पति से डिवोर्स ले ली है। हालांकि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था। वो नहीं जानता था कि उसका भाई उसकी हकीकत मुझे बता सकता है, लेकिन एक न एक दिन तो उसकी हकीकत मेरे सामने आ ही जानी थी। अब मैं अपनी बेटी के साथ अपने मायके में ही रह रही हूँ, मगर अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों को मेरे पति की घटिया हरकत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं क्या नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करती। अब मुझे सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की फिक्र है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।